तो अलग अलग इलाकों के अलग अलग आंकड़े, अलग अलग अंदाजे आपको हमने बताया। और अब ग्राउंड पे किस पार्टी को कितनी कामयाबी मिली है, कितना आवाम का साथ रहा है किस पार्टी को, और किसका मैनिफेस्टो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, लोगों का भरोसा किस पे है, फिलहाल रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन उसकी बारीकियां समझेंगे हम। और साथ में किस हुकूमत के बनने के बाद कितना कुछ काम हो पाएगा, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कितने चैलेंजेस होंगे जब तक स्टेट हुड नहीं मिलता है। इन तमाम तर बातों के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हामिद मलिक साहब। मलिक साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। 6 बज चुका है और अब वोटिंग की रफ्तार करीब करीब सभी जगह थम चुकी है, सिवाय उन लोगों के जो ग्राउंड में है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि अब क्या उम्मीद कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले आपको खुद ही पता चला कि परसेंट नॉर्थ कश्मीर सब वोटरों को मुबारकबाद, सब जो हमारी बहनें हैं, आए हैं, छोटी बच्चे हैं, उनको मुबारकबाद, क्योंकि ही हमारे मसले हल होंगे। काफी देर के बाद ही सही, मगर गया की नीयत जो नहीं थी इलेक्शन करने की, सुप्रीम कोर्ट में आकर उनको इलेक्शन कराना पड़ा। अब अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने होंगे, बैलेट बॉक्स में डाला होगा। एतमाद है और पूरी उन्होंने नेशनल के ही किया होगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी तंजीम पूरी इंडिया सारे राइट थे अंडर रखवाली की, बचाया, और यहाँ के असासे, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की इज्जत, यहाँ का एतमाद, यहाँ का विकार तो हमने बचाया था। और उम्मीद है कि इस बैलेट को सबसे ज्यादा वोट हमारे नुमाइंदों के निकलेंगे पाएंगे। और ट्रायल वादे किए हैं के साथ जो मैनिफेस्टो इनको दिया है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के बारे में हो, एग्रीकल्चर के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, या हेल्थ के बारे में, गैस सिलेंडर की बात हो, या 5,000 देने की बात हो, या 370-35 छूट की बात, इंशाल्लाह हम पूरी हमारी हुकूमत के बाद कोशिश करेंगे इन सारे वादों को मुकम्मल करें। हमने जो वादे आज तक भी किए वो हमने लोग चैलेंजेस रहेंगे, जैसा कि आप चैलेंजेस हैं। आपको ऐसी ऐसे बनेगी, आपको वहाँ आइडियालॉजी और एक लड़ना पड़ेगा। आइडियालॉजी बिल्कुल जम्मू के खिलाफ 2014 से काम करती आ रही है। 24 आइडियालॉजी के साथ लड़ना, सिस्टम के साथ लड़ना, यहाँ की लोगों की उम्मीदों पर उतरना काफी चैलेंजिंग होगा। हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, क्योंकि इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है। इसके बगैर कोई और रास्ता हमें दिखाना, हमें असेंबली, पार्लियामेंट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हमें हर जगह इन लोग आवाज बननी है, बात करनी है, मसाइल उठाने हैं। मसाइल काफी ज्यादा है, जैसे ड्रग एडिक्शन का, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर, तो फीमेल का नंबर 1 पर होना, असासे हैं उनको की कोशिश जो उन्होंने बेचारा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या हार्टी सेक्टर यहाँ तबाह है, उसको फिर ट्रैक पर ले आया बहुत मुश्किल है। ये बात सही है, जो में काम नहीं हुआ, तो एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर, हार्टिकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कारोबारी सेक्टर, दुकानदार खराब हो गए, उनको ट्रैक पर लाना मुश्किल है, चैलेंजिंग है, बट वी एक्सेप्ट दैट चैलेंज। इंशाल्लाह पूरा करेंगे उन चीज। इन आइडियोलॉजी के खिलाफ, इन पॉलिसीज के खिलाफ भी लड़ना इम्पोर्टेंट है। हम पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, असेंबली में लड़ते रहेंगे। हमें पूरी यकीन है, हम से कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे डेमोक्रेसी बीजेपी नहीं होगी। बीजेपी पार्टी है, मुल्क नहीं। बीजेपी पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ के बेशतर लोग बीजेपी को 32% हैं, 70% इनके खिलाफ भी है। 70% में हम इस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करेंगे। हम क्या है, और लोगों ने डेमोक्रेटिकली करके दिखाया, साउथ में, नॉर्थ में, इंशाल्लाह जम्मू में भी होगा, और सेंटर में भी लोग हैं। आपको खुद ही पता चल जाए, जैसे ये रिजल्ट निकले, आपको खुद एक मैसेज मिल जाएगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस आइडियोलॉजी को, उस सिस्टम को, और उस बीजेपी की आइडियोलॉजी को यहाँ से धकेला है, लखनपुर से आगे धकेला है, और किया है इनकी आइडियोलॉजी और इनके।
बिल्कुल, तो ज़ाहिर सी बात है कि यकीनन जो है जीत के बाद ये सारे चैलेंजेस भी रहेंगे आपके साथ। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि इस मरतबा ऐसे इल्ज़ामात भी आए कहीं न कहीं दबी ज़ुबान में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका रिकॉर्ड रहा है कि वो सभी को साथ मिला करके चलती है, लेकिन इस मरतबा नॉन मुस्लिम वोटर्स कतराता हुआ नज़र आया एनसी से। क्या लगता है आपको? वो देखो, ये एक बात है, ये जैसे उन्होंने वैसे नहीं, हमने किसी स्टेज पर ऐसी बात नहीं, हमारे मुंह से कभी ये बात निकलेगी नहीं, क्योंकि हम भाईचारे पर यकीन करने वाले लोग हैं, इस पर यकीन करने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट पर यकीन करने वाले हैं, प्रोग्रेस पर यकीन करने वाले लोग। हम इनकी तरह नहीं कि इनके चीफ मिनिस्टर कहें कि हमें मुस्लिमों को नहीं चाहिए। इनके चीफ मिनिस्टर हमें धमकाए, दिल्ली में धमकाए, गुजरात में धमकाए, तमिलनाडु में धमकाए, कर्नाटका में धमकाए या और किसी यूपी में धमकाए, हम वो नहीं कि हम इनको हमने मैंडेट दिया है भाइयों को। ये हम की तरह नहीं है जिन्होंने मुसलमानों को मैंडेट नहीं दिया, जिन्होंने एमएलए नहीं बनाया, एमपी नहीं बनाया, राज्यसभा में बनाया। तो हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी एक ही है, जम्मू कश्मीर एक ही है। ये इनकी पॉलिसी और इनकी इग्नोरेंस है और इनका जो विचार हमारे खिलाफ है, इन्होंने लद्दाख को अलग किया। हम वैसे लोग नहीं, हम चाहते हैं कि कश्मीर प्रोग्रेस के ट्रैक पर आ जाए, डेवलपमेंट के ट्रैक पर आ जाए, जो जिस आइडियोलॉजी ने यहाँ तबाही की है। और ये हमें डिवाइड करना चाहते हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने 47 से आज तक ये रिकॉर्ड रहा है और मैसेज दी है कि हम कभी अलग नहीं हुए, हमारी आवाज कभी अलग नहीं बनी। हमारी आवाज एक है, वो आवाज ये है कि यहाँ भाईचारे चलेगा, यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं चलेंगे, यहाँ भाईचारा ही चलेगा, प्रोग्रेस चलेगी, डेवलपमेंट चलेगी और इत्तेफाक और एतमाद हम एक दूसरे के साथ रखते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों का मानना है मलिक साहब कि भाईचारे की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर की वादियों में ही करती है, जम्मू में भाईचारे की बात कहाँ जाती है? किसने मुझे बता दीजिए, एक बात बता दीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी अपनी माइनॉरिटी के खिलाफ, अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ या अपने सिख भाइयों के खिलाफ या जो दूसरी जातियां हैं, दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उनके खिलाफ कभी एक बार फारूक साहब ने, उमर साहब ने बात की है, नेशनल बड़े लीडर ने बात की। हमने सिर्फ भाईचारा, मजहबी रवादारी, क्योंकि वी रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, क्योंकि हम जिस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, हमें कहा गया है कुरान में कि आपको सब रिलीजनों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे रिलीजनों पर टारगेट करेंगे तो वो आपके रिलीजन पर टारगेट करेंगे। इसलिए हमने कभी, आप देखिए पूरे इंडिया में मुसलमानों ने कभी भी हिंदुइज्म को रिजेक्ट नहीं किया, हिंदुइज्म पर बात नहीं, मगर यही हर वक्त हम पर वो बात करते हैं, हम पर टिप्पणियां करते हैं। हमारे हुजूर पक्ष पर बात कपूर शर्मा ने की टीवी पर की। तो ये डिवाइड करने वाले लोग हैं, ये रिलीजियस डिवाइड करना चाहते हैं, ये हमें अटैक करना चाहते हैं, मगर हमने कभी भाईचारे के बारे में बात। मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोहे सुलेमान, तख्ते सुलेमान और शंकराचार्य मंदिर वाली बात को क्यों शामिल किया? ये देखो सब रिलीजन उसकी अपने अपनी एक्सेप्ट किया। मुझे ये बता दीजिए, इनको पहले देखना चाहिए कोई सुलेमानी का है और जो इनका आस्था, जिनकी आस्था की वो कहाँ है, इनको देखना चाहिए। हमने कहा क्या? तो ये कुछ और करना चाहते हैं, ये डिवाइड करना चाहते हैं, ये किसी और जगह बात ले जाना चाहते हैं जो हमने की नहीं। हमने बताया, मगर वहां पहाड़ अलग अलग है, तो चाहिए ना जाना वहां देखना कि ये क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, अभी पीडीपी ने कहा है कि 15 सीट करीब बीजेपी ला पाएगी, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या सोचना है इस सिलसिले में? हम सोचते हैं कि 15 से 10 से नीचे आएंगे, क्योंकि जो जहां ये लड़ रहे हैं 32 सीटों पर कांग्रेस और इनका डायरेक्टली मुकाबला है। कश्मीर रीजन मिलेगा क्योंकि उन्होंने 19 सीटें लड़ी है और जो बाकी सीटें वो प्रॉक्सी की मदद करने के लिए छोड़ दी है। तो बनाल से कर्नाटक इनको 47 सीट में, बनाल से कर्नाटक 48 सीट से, उनमें से इनको कोई कुछ नहीं मिलेगा। फिर जम्मू रीजन की बात रही, जैसा इन्होंने जम्मू रीजन के साथ किया, तो जो टोल प्लाजे लगा दिए, जो मीटर लगा दिए, जो टैरिफ 10 गुना ज्यादा कर दिया बिजली का, जो इन्होंने नौकरियां उनकी खाई, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वहां का तबाह किया, जो क्लियर के तबाह किए, जो इन्होंने सेक्टर का मुंह रोक दिया, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो जम्मू रीजन का इन्होंने किया। तो जो से इनका रिजेक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले इनको 25 सीटें दी, तो 25 सीटों में वो देख रहे हैं कि इन्होंने काम क्या किया, और 2014 से डायरेक्टली ये जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। और जम्मू वालों को पता है कि इन्होंने कितना डेवलपमेंट किया, कितना प्रोग्रेस किया, मगर इन्होंने नंबर 1 वहां शराब खाने हर गली कोचे में बता दिया कि हम सिर्फ टैक्स लेना जानते हैं।
आपको खराब करना जानते हैं। हम पॉलिसी की जम्मू कश्मीर तबाह किया जाए, तो उन पॉलिसीज के खिलाफ, उन आइडियोलॉजी के खिलाफ जम्मू वाले लोग भी लड़ रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं, और सिक्योरिटी कंसर्न है उनका, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी अब इफेक्ट हो रही है। तो सिक्योरिटी कंसर्न जो ये बता रहे थे 10 सर लाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मगर वो कर नहीं पाए। तो सिक्योरिटी कंसर्न भी उनका है कि वो महफूज अपने आप को, अब टेररिज्म से पहले हम इफेक्ट हो रहे थे, अब वो इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उनको पता है बीजेपी इस लिहाज से भी जो बोलती थी कि नेशनलिज्म का नारा, बाकी चीजें, तो वहां भी फेल हो रही है, हमारे जवान ज्यादा शहीद हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तमाम तर चीजों का जवाब भी ले लेते हैं। आदिल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदिल मनहास साहब, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। आदिल साहब, क्या लगता है आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 से भी कम सीटें दे रही है, पीडीपी तो खैर 15 भी दी थी आपको। जी आदिल साहब, कि इनका जो मानना है कि बीजेपी को 10 सीटें या 15 सीटें आएंगी, ये अपना अनुमान लगाएं, क्योंकि जो काम इन्होंने किए हैं उसी हिसाब से जनता ने फैसला अपना जो है वो 8 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। और जिस तरह से आज पोलिंग देखने को मिली है, पोलिंग देखने से ही ये लोग घबराहट में ये ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को सच्चाई जो है ये सच्चाई से परे हैं। इन लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है आज मतदान को देखते हुए, जिस तरह से लंबी लंबी कतारें इन्होंने देखी, उनको देखते हुए आज इनको क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए पिछले 10 साल में, उन काम को देखते हुए, सारी काम हमारी कार्यशैली को देखते हुए, आज मतदान करने के लिए जो मतदाता मतदान केंद्र में आया, उसने घर से ही अपना मन बनाया था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को ही अपना वोट जो है वो देना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सदारत में जम्मू कश्मीर में हमें 8 तारीख को बनानी है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कहना है कि आखिर ये 10 साल में बीजेपी ने क्या किया। बहुत ज्यादा बीजेपी कहती है कि काम किया, क्या काम किया, क्या किया है ऐसा जम्मू कश्मीर के लिए जिसके लिए लोग भरोसा करें बीजेपी पर। देखिए, 10 साल में जो जम्मू कश्मीर में काम हुआ, वो अपने आप में एक एग्जाम्पलरी काम है, जिसमें हमारी बेटर रोड कनेक्टिविटी की हम बात करें, हम यहाँ G20 की बात करें, हम यहाँ एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, हम यहाँ कटरा रेलवे अपना प्रोजेक्ट की बात करें, हम यहाँ कटरा हमारा जो रोड प्रोजेक्ट है, हम एक्सप्रेस वे जो है उसकी बात करें, हम रिंग रोड की बात करें, IIM की बात करें, IIT की बात करें, हम एम्स की बात करें, तो ऐसी अनगिनत उपलब्धियां हैं जिसको गिनवाने में हमें लंबा टाइम लगेगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस तरह से जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर यहाँ पे किया जम्मू कश्मीर में, जिसका काम करने का जो तरीका आज हमारी जम्मू कश्मीर की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से लोहा मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की अगर हमें बात करनी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी कुछ दिन पहले ही हमारी बात हो रही थी, बीजेपी पे इल्जामात लगाए जा रहे थे। कांग्रेस और एनसी ने कहा है कि जिस चीजों की, जिस इमारत की, जिस तरक्की की बात करती है बीजेपी, असल में वो भूत बंगला है, सामने से बिल्डिंग बना दिया है, अंदर कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग में है, नॉन वर्किंग में नहीं है। ये बात अगर कर रहे हैं तो इनको पहले ये देख लेना चाहिए, इस बात का पता करना चाहिए कि क्या ये जो प्रोजेक्ट हमारे हैं क्या वो वर्किंग में हैं या नहीं है। सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो वर्किंग में हैं, फंक्शनल हैं, नॉन फंक्शनल कोई नहीं है। बिल्कुल। मलिक साहब, आपकी तरफ आएंगे, क्या लगता है, बीजेपी तो काफी सारे काम गिनवा रही है, आप लोग हमेशा कहते हैं कि लोगों ने बांटने का काम किया, इन्होंने लड़ाने का काम किया, यहाँ पे तरक्की के कोई काम नहीं हुए, लेकिन बीजेपी तो गिनवा रही है। चलो पहले डेवलपमेंट की बात करें, जो भाई कह रहे हैं तो डेवलपमेंट के बारे में ही बात करते हैं। पहले मुझे बता दीजिए, जो रास्ते आप बता रहे हो, जो सड़कें आप बता रहे हो, वो की सरकार में अलॉट हुए थे, टेंडर आउट हुए थे। तो फिर जो आप टनलें बनाते हो वो भी टेंडर आउट उन्हीं के वक्त में हुए। फिर आप जो यह कॉलेजों का जो GMC का बाकी जो कॉलेजेस जो लगे, वो गुलाम नबी आजाद जब मिनिस्टर थे तब हमें दिए गए। तो आप दूसरे का काम जो है अपने सर पर मत लिया। तो ये लोगों को पता है कब हुई। तो डेवलपमेंट की बात जम्मू कश्मीर में इनकी बता दूं, डेवलपमेंट इन्होंने क्या की। ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 बना दिया, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 बना दिया, टोल प्लाजे लगा दिए गए, इलेक्ट्रिक का मुंह बंद किया गया, जो बिजली फीस टैरिफ है वो 10 गुना ज्यादा कर दिया। तो जो इन्होंने कहा था कि सिलेंडर 300 में मिलेगा वो नहीं, जो इन्होंने कहा था पेट्रोल 35 रुपए का वो नहीं, जो डीजल कहा था 25 रुपए का वो नहीं, उन्होंने कहा 2 मिलेंगी वो तो नहीं मिली, उन्होंने कहा था 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो मेरे जेब में तो नहीं आए, शायद इस भैया के जेब में आए होंगे। तो जो ये ढोंग, अगर ये डेवलपमेंट इन्होंने किया होता तो मोदी जी पाकिस्तान, मोदी जी मुसलमान,
मोदी जी मिलिटेंसी, मोदी जी टेररिज्म, मोदी जी जवान, उनकी बात न करके डेवलपमेंट की बात करते। वो बोलते राजौरी वालों को मैंने आपको कॉलेज दिया, वो राजौरी वालों को बोलते मैंने आपको स्कूल दिया, वो राजौरी वालों को बोलते मैंने आपको सड़क दी, वो राजौरी वालों को बोलते मैंने आपको पानी दिया, वो राजौरी वालों को बोलते कि आपके टॉप पर हमने बिजली ले ली, कह देते ना, मगर इनको पता है कि हमने किया कुछ नहीं। तो जब न किया हो तो दूसरी बातें आ जाती है, पाकिस्तान आ जाता है, हिंदुस्तान आ जाता है, अब उस पर आते हैं सिक्योरिटी कंसर्न। इन्होंने कांधार जाकर टेररिस्ट छोड़ दिए, इन्होंने पठानकोट लाए ISI वाले, इनकी तंजीम में वो बंदे निकले जो ISI से कनेक्ट थे, इन्हीं की तंजीम से बड़ा एक आदमी निकला जिन्होंने बड़े राज उनको भेज दिए थे उस औरत को, ISI वाली को। तो मोदी जी खुद बिना इन्विटेशन के बिरयानी खाने गए। तो दूसरी बात, अडवाणी जी खुद वहां कब्र से होकर आए। तो ये कहने की बात है, देखो इन सारा पता है, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इनकी नीयत और नीति में बहुत फर्क है। तो ये चाहते हैं कि टैक्स ले लेकर सबको तबाह किया जाए। GST लगाया, डिमोनेटाइजेशन में इन्होंने कहा था कि यहाँ टेररिज्म उससे खत्म हो जाएगा, हो गया, नहीं हुआ। तो 370 के बाद ने कहा था मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ। तो ये कहते हैं इन्होंने रशीद साहब को छोड़ यहाँ जनाधार तोड़ने की, NC का जनाधार तोड़ने की कोशिश की, वो भी उनसे नहीं हुआ। तो इन्होंने जो चुप्पी साधी, तो नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पर जो कंप्रोमाइज किया, वो पूरे इंडिया को पता चला कि ये अपने पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बात उसके खिलाफ नहीं की, एक बात नहीं बताई। अगर वही बातें उमर साहब या फारूक साहब करें तो उसको पाकिस्तानी कहते हैं, उसको कट्टर दहशतगर्द कहते हैं। तो उसके बारे में चुप्पी साधना पूरे मुल्क को पता चला कि आप अपने पॉलिटिकल पावर के लिए, अपनी एम्बिशंस के लिए, क्या आपका इंटरेस्ट सरो होता है, वह आप चुप करोगे और चुप्पी साधोगे और सारा कुछ करके आप कुछ भी कर सकते हो, मगर आप अपना पावर चाहते हो। आपने मोदी जी ने दौड़े लगाकर दिखा दिया, जो दौड़े उनकी, जो अमित शाह की दौड़े लगी, जो राजनाथ सिंह की दौड़े लगी जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन में, तो सारों को पता चला कि आप कितने वीक हो, आपका कितना जनाधार हुआ है, आपने कितनी डेवलपमेंट की। जब आपने डेवलपमेंट की होती तो हर जगह डेवलपमेंट की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम की और पाकिस्तान से लिंक करने के इस इलेक्शन को जरूरत नहीं थी आप लोगों को। आपने उसी दिन दिखा दिया जब आपने पाकिस्तान के साथ लिंक करना इस इलेक्शन को चाहा, तो वो आपसे नहीं हुआ। तो उसी दिन लोगों को पता चला कि आपने पूरे हिंदुस्तान को कि डेवलपमेंट आपने कितनी, क्योंकि हमने अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम मांगते हैं 370 35A स्टेटहुड, वो मांगते रहेंगे। मुझे बताइए कि दरबार मुंह बंद करके क्या आपने जम्मू का इकोनॉमिक जो बाजार था, जो उनकी इकोनॉमी उस पर चलती थी, वो खत्म नहीं की? क्या आपने यहां से जो बिजली जाती है उसका 10 गुना टैरिफ चढ़ा के आपने नहीं दिखाया कि आप लोगों का खून चूसना चाहते हो? आपने प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लगाकर आपने नहीं दिखाया कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करना चाहते हो? क्या आपने ये नहीं देखा कि आपने टोल प्लाजा हर जगह लगाए 10-10 30 से 40 50 किलोमीटर पर? मुझे बता दीजिए, इतना टैक्स पेट्रोल के जरिए, रोड टैक्स गाड़ियों के जरिए, गाड़ी जब इंसान खरीदता है टैक्स दे देता है, तो इतने पैसे जाते कहाँ हैं? क्योंकि वो मैं बता दूं वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं मोदी जी सूट पहनते हैं 10-20 लाख रुपए का, उस गागल पहनते हैं 5 लाख रुपए की, जूता पहनता है 10 लाख रुपए का, तो वो खाने में और उसकी अयाशी में और जो हवाई जहाज उसने खरीदा उनमें चला जाता है, उनकी अयाशी पर जाता है। आप लोगों को यहाँ खत्म करना चाहते हो क्योंकि आपने रेल सेल एयरपोर्ट बेच के सबको दिखा दिया कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे, हम 4-5 आदमी के लिए ये चला रहे हैं, उन्हीं के लिए सारा कुछ है। जो पहले भी आपने 3 कानून पास करके जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर को, जो किसानों को तंग करने की कोशिश, अगर उन्होंने आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग आपको जवाब इस इलेक्शन में देंगे, डेमोक्रेटिकली देंगे, बताएंगे आपकी पॉलिसी और आइडियोलॉजी पर हमें यकीन नहीं, आपकी आइडियोलॉजी और पॉलिसी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, थ्रो वोट कर रहे हैं, ताकि आपको गवर्नमेंट जो है पावर का वो गवर्नमेंट उतारने के लिए डेमोक्रेटिकली लोगों ने आपके खिलाफ आज वोट डाल दिया। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद जवाब के साथ ही अपने मेहमानों की तरफ आएंगे। जम्मू खित्ते में वोटिंग टर्नआउट
शुमाली कश्मीर से ज़्यादा है। जी हां, उधमपुर ज़िले के 4 असम्बली हलकों में मजमूई तौर पे यानी कि ओवरऑल 5 बजे तक 72.91% वोटर्स अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। कठुआ और सांबा में भी वोटिंग को लेकर वोटर्स में खासा उत्साह है, जोशो खरोश है। कठुआ ज़िले की 6 असम्बली सीट पर 5 बजे तक 70.53% वोट रिकॉर्ड किया गया। सांबा ज़िले में 3 असम्बली हलकों में मजमूई तौर पर 72.41% वोट रिकॉर्ड किया गया। इनमें से तीनों जिले के मुकाबले जम्मू में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी कम दिखी, लेकिन वहां भी बेहतर ही रहा। इस जिले में सबसे ज़्यादा 11 असम्बली हलके हैं, जहां शाम 5 बजे तक मजमूई तौर पे 66.79% वोट लोग डाल चुके थे। 6 बजे तक का आंकड़ा आना भी बाकी है। बिल्कुल, तो जाहिर है कि मलिक साहब का बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है। आदिल साहब, बहुत सारे ऐसे कि बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी गिनवाई। जनाब आदिल साहब, देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बीजेपी की कथनी और करनी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने रजौरी, ना सिर्फ रजौरी के लिए, हमने रजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट के लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी ने सौगात दी, जो पिछले 70 साल से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वहां के लोगों की, एसटी स्टेटस, जो एसटी स्टेटस उनको दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मोदी साहब की सदारत में दिया। और ये एसटी स्टेटस उन लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए दिया। और जहां तक बात है हमारे बाकी जम्मू कश्मीर की, तो बाकी जम्मू कश्मीर के जो हमारे बाकी वाले हिस्से हैं, उनमें भी डेवलपमेंट के लिए इक्वल डेवलपमेंट का जो फार्मूला है बीजेपी का, उसी के अंडर यहाँ पे काम हुआ। और यहाँ पे पक्षपात, भेदभाव की राजनीति बीजेपी ने कभी नहीं की, क्योंकि हमारे लिए जैसा जम्मू है वैसा कश्मीर है। अगर एक एम्स जम्मू को मिला तो एक एम्स जो है वो कश्मीर में भी दिया गया। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में पैरेलल काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। और अगर हम, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी बेटर रोड कनेक्टिविटी की हम बात करें, हम 6 लेनिंग की बात करें, हम रिंग रोड की बात करें, तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये इक्वली इनका काम जो है कंस्ट्रक्शन का, वो जम्मू में भी चल रहा है और वो कश्मीर में भी चल रहा है। चलिए, आज ये बता दीजिए कि क्या लगता है बीजेपी को कि आने वाले दिनों में जब वोटिंग टर्नआउट उस रिजल्ट में तब्दील होगा तो उसके बाद बीजेपी को किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी? देखिए, बीजेपी की जहां तक बात है, हम लोग इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर, तो हम लोगों को इस बार किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने ही दम पे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। और 8 तारीख को यूं ही नतीजे आ जाते हैं तो नतीजे हमारे सामने होंगे। और इन सब पार्टीज के लिए, ये जो इंडिया गठबंधन है, इनके लिए चौंकाने वाले नतीजे होंगे, क्योंकि नतीजे होंगे बीजेपी की फेवर में। ठीक है, तो क्या बाकी प्रॉक्सी और ABCD जितने भी इल्जामात लग रहे हैं उनकी मदद नहीं लेंगे आप लोग? देखिए, ये एक बेसलेस एलिगेशंस हैं। इनको मैं यही कहूंगा कि ये ऐसे एलिगेशंस हैं, जब अपने काम को गिनवाते हुए हम लोग वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और वोट मांगने के साथ साथ जब जनता ने पहले से मन बना लिया हुआ है, तो जनता की इतनी लंबी लंबी कतारों को देख के कांग्रेस को, PDP को, NC को ये समझ आना चाहिए कि लोगों का रुझान क्या है और लोग चाहते क्या है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस चीज़ का जवाब तो यकीनन 8 तारीख को ही मिलेगा। लेकिन मलिक साहब, आप कह रहे थे अभी बीच में कि लोगों ने रिजेक्ट किया है। अगर लोग रिजेक्ट करते तो हमने लोकसभा में बीजेपी को कामयाब होते कैसे देखा, खासतौर पे जम्मू में जहां से वो खड़े हुए थे? जो आपको खुद पता, पार्लियामेंट इलेक्शन जाता है, वो मोदी के नाम पर उसमें हिंदू लड़ा, वो तो सारे को मालूम। मगर जो रिजेक्शन हुई, जो लोग इंडिया के लोगों ने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इनको 240 पर करके बता दिया कि आप थोड़ा नीचे रहो, आप देखो आप गलत कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम बंद करके डेवलपमेंट पर ध्यान दे दो। तो उस वजह से जो ये इलेक्शन लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, लोकल मुद्दे नाकाम हुए हैं। आपको खुद पता से आज तक बात हमारे सेक्टर के हालात खराब है। मैंने पहले भी बता दिया, जो आने वाली अलायंस की है, ये बताते कि हम एक अकेले बना देंगे 43 सीट, 43 सीट चाहिए, 46 चाहिए नंबर, तो यहाँ 47 सीट्स है। 47 सीट्स में से एक सीट ये नहीं ले पाएंगे, ये वार्ड नंबर नहीं आएंगे, कैसे कर सकते हैं? इनको पता है कि प्रॉक्सी चाहिए। और ये याद रख लेना जनाब,
आज याद रख लेना कि 8 तारीख को इनकी हिम्मत ताकत नहीं रहेगी कि ठीक है मलिक साहब, ये भी तय कर लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये चीज़ भी हम आवाम के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन एक ओवरऑल तज्जिया करते हैं। देखिए, पहाड़ी तबके को रिजर्वेशन वाला मुद्दा है, उसमें भी आप लोगों ने नहीं दिया। उसके बाद वोटिंग राइट्स की बात आती है, उसमें भी आप लोगों ने नहीं दिया। बिजली का जो मुद्दा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में सेंटर से ऐसी चीज़ें साइन कर ली जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ा। तो अवाम के जो बेसिक मुद्दे हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं, उस पर कहीं ना कहीं इल्ज़ामात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उसके लिए ज़िम्मेदार। तो अवाम आपको ही क्यों चुनेगी? 2014 से ये डायरेक्टली हुकूमत, आप एसटी की बात कर रहे हैं। एसटी जो लोगों को नया क्या नौकरियां आई, क्या नौकरियां उनको मिलेंगी? तो देखो, उनको लड़ाया, पहाड़ी वर्सेस गुजर को इन्होंने लड़ाया। देखो क्या है कि पहाड़ी लोग हैं, वो जो पहाड़ी स्टेटस जो उन्होंने पाया, वो अच्छे नॉर्मली अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादातर टाउनों में रहते हैं, ज्यादातर बड़े लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर। इन्होंने खत्म किया बेचारे, उनकी लड़ाई आपस में डलवा दी। क्योंकि जो पहाड़ी लोग हैं जो नीचे रहते हैं, मेरा गांव जो है बिल्कुल 99% की पहले से है, तकरीबन 80 से हमारी जो एवरेज रहती है हमारे गांव की 99%। और यहाँ पहाड़ी रहते, और जो पहाड़ी ऑलरेडी है, उनके जो डैडी है वो इंजीनियर है, बड़े डॉक्टर है, वो अच्छे लोग हैं। क्या उनके बच्चे कल आईएएस नहीं बनेंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे? ये गुजर बेचारे कहां जाएंगे? तो पहाड़ियों को इससे क्या हुआ कि इन्होंने गुजरों का स्टेटस भी खा दिया, क्योंकि गुजर अब परेशान हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो पूरे इंडिया में। तो 75 पर पहुंचा दिया। तो जो ओपन मेरिट वाले लोग हैं, जैसे जम्मू में रहने वाले, टाउन में रहने वाले, जो कश्मीर टाउन में, जो टाउन में रहने वाले, वो कहां जाएंगे? क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और आप गुजर और जो पहाड़ी, उनको ले लो, वो तकरीबन 20 लाख के करीब सारे हैं। फिर जो बाकी 1 करोड़ 20 लाख रह गए, वो कहां जाएंगे? मुझे बता दीजिए, अब तादाद किनकी ज्यादा है? अगर ये वोट परसेंटेज के भाई साहब से बोलते हैं, तो वोट परसेंटेज किनकी ज्यादा है? ओपन मेरिट वालों की। तो ओपन मेरिट वालों को जो इन्होंने परेशान किया, जो उन्होंने तबाही उनकी कर दी, तो वो भी आज उनके खिलाफ वोट डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? तो तीसरी बात ये रही ओवरऑल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इनसे हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और आपने जो बता दिया, हम 2014 से हुकूमत के बाहर रहे हैं। तो हुकूमत, आप समझ लीजिए कि एक घर का कंज्यूमिंग पावर, अगर जो बिजली थी, यूनिट थे, वो 50 थे, 100 थे। मगर हाईटेक होने की वजह से अब हर घर में मोबाइल 2-4 आ गए, अब टीवी आ गया, दूसरी चीजें आ गई, अब पावर पर हीटर भी चलते हैं, पावर पर बाकी चीजें भी चलती हैं। तो अब कंजप्शन लोगों की बढ़ गई है, हर घर की बढ़ गई है। और इन्होंने टैरिफ क्या बना दिया? 10 गुना ज्यादा बना दिया। फ्लैट रेट, मैं एक छोटे छोटे गांव की बात बताऊं, दो कश्मीर की, इन्होंने फ्लैट रेट कर दी 1100 रुपए। और उस गरीब की कर दी जो सिर्फ 2 बल्ब जलाता है, उसको भी 1100 रुपए भरने पड़ते हैं। तो उसको पहले 54 रुपए, 54 रुपीज या 44 रुपीज भरने पड़ते थे, अब वो 1100 पर चला गया, डायरेक्टली 1100 पर चला गया है। तो इन्होंने जो ये हालत बना, जो आप कहते हो, तो मगर देखो, पहले क्या होता था कि 2010 से या 90s में आप यहां देख लोगे कि मुर्गा घर में निकलता था, अंडा घर से निकलता था, दालें घर से निकलती थी। जो हालत अब बन गई, वो हाईटेक हो गई। उन्होंने गाय पालना छोड़ दिया, मुर्गा पालना छोड़ दिया, अब सारी बाजार से मिलती है। पहले वो मुर्गा एक हफ्ते में एक खाते थे, अब हफ्ते में 3 बार खाते हैं। तो इसी तरह जो महंगाई बढ़ गई, उन पर जो बोझ उन्होंने ज्यादा डाला। क्योंकि जो आज रेट देख रहे हैं, ये जो आज देख रहे हैं, ये गैस की रेट 1100, जो आप देख रहे हैं, जो हल्की फुल्की चीजें जो किचन में लगती है, तेल की रेट कहां पहुंचा दी, दाल की रेट कहां पहुंचा दी, सब्जियों की रेट कहां चली गई, दूध की रेट कहां चली गई। क्योंकि दूध पर भी इन्होंने टैक्स डाल दिया। अब इन्होंने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं। पेन, कागज, कलम जिन पर टैक्स होता नहीं था, एजुकेशन, जो कफन पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो जो इन्होंने खून निचोड़ने का काम किया, या जम्मू कश्मीर के लोगों से डिफरेंट टैक्स लगा के, आज वो उनको जवाब मिल रहा है। ये बोलते हैं कि कतारों में बहुत लोग बैठे हैं। कतारों में इसीलिए बैठे हैं कि आपकी पॉलिसी और आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया जाए। जो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 2014 से आज तक किया, उसका जवाब आपको वोट के जरिए मिलेगा आज। ठीक है,
आदिल साहब, क्या लगता है आपको स्टेट इलेक्शन है? बीजेपी की पॉलिसी की वजह से मां के गोद में पलने वाले बच्चे के दूध से लेकर के कब्र में लेटने वाले एक मुर्दार जिस्म के कफन पे भी इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि अब लोग जीना और मरना दोनों महंगा समझने लगे? मैं वही बोल रहा हूं। देखिए, बात ये है, मैंने पहले भी बताया और मैं दोबारा इसी बात को रिपीट करता हूं, जो डेवलपमेंट के काम जो बीजेपी ने किए हैं, ये उनको एंटी बताकर और अपने आप को ये प्रूव करके कि हम सत्ता से बाहर रहे 10 साल, इसलिए हम ये कर नहीं पाए, वो कर नहीं पाए। 70 साल की जो सत्ता इनकी रही, उस 70 सालों में इन्होंने क्या किया, पहले इनको उस चीज को देखना चाहिए और फिर उसके बाद आगे की बात करनी चाहिए। और जहां तक बात हमारी है भारतीय जनता पार्टी की, तो केंद्र में जो हमारी सरकार है, स्टेट में जम्मू कश्मीर रियासत की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारी सरकार नहीं है पिछले 10 साल से, पर जो केंद्र में हमारी सरकार है, उस केंद्र सरकार की तरफ से जो विकास यहाँ पे हुआ, जो विकास की जिस तरीके से गति रफ्तार यहाँ पे देखने को मिली, लोगों को इसी बात के ऊपर अपने आप को विश्वास बनाते हुए लोगों ने आज ये तय कर लिया कि हमें मतदान करना है और भारी संख्या में करना है, और हम इस मतदान को एक एग्जाम्पलरी मतदान के तौर पे हम साबित करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में हम ये मैसेज कन्वे करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, वो तरक्की के साथ है, वो खुशहाली के साथ है। ठीक है, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम पे स्टार प्रचारकों को देखा था, पीएम मोदी आए, होम मिनिस्टर अमित शाह आए, सीएम योगी आए, क्या स्टार प्रचारकों का असर लोगों के ऊपर पड़ा है जो वोट में हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट वाले दिन? आदिल साहब, देखिए, स्टार प्रचारकों का जो आना है, ये पहले से ये चलती आई है परंपरा। स्टार प्रचारक जो हैं वो आते हैं इलेक्शंस में, वो कांग्रेस के भी आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी आते हैं, और स्टार प्रचारकों का आना यही रहता है कि वो भी अपनी उपलब्धियां जो हैं वो गिनवाएंगे। तो उसी हिसाब से बाकी तय करना है जनता ने। तो 8 तारीख कोई ज्यादा दूर नहीं है, 8 तारीख जो है वो आने वाली है और 8 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उस रिजल्ट को तो हम जरूर देखेंगे और यकीनन उस दिन हमारी मुलाकात भी होगी आप दोनों से और वहां पे हमारे सवाल जवाब भी होंगे। आदिल साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि बीजेपी जरूर कहती है कि हमारा जम्मू में बहुत ज़्यादा ग्राउंड मजबूत है, हालांकि लोकसभा में हमने कहीं ना कहीं बीजेपी को कामयाब जरूर होते हुए देखा, लेकिन वोट बैंक बड़ा हिस्सा छिन गया। उसके साथ साथ अभी जो हम वोटिंग टर्नआउट देख पा रहे हैं, जम्मू रीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ जम्मू की बात कर रहा हूं, उसमें काफ़ी कम रहा। क्या लोग जम्मू के आपसे नाराज़ हैं? जहां पे आप हमेशा कामयाब होते आए हैं, वहां पे वोटिंग की रफ्तार सुस्त रही। देखिए, जम्मू की जो हम बात करेंगे, जम्मू में भी मतदान अच्छा रहा, बट जम्मू की जहां तक बात है, हमें इस बार एक चीज जो मेन जम्मू की जनता को एक चीज जो मेन खटक रही है, वो यही है बार बार कि जो अलायंस इंडिया में इन्होंने किया, वही अलायंस इन्होंने यहाँ पे भी रिपीट किया, इंडिया अलायंस, जिसमें पीडीपी, एनसी, कांग्रेस ने इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने की यहाँ पे कोशिश की इन्होंने, और फिर उसके बाद इन्होंने अपने हिसाब से एक दूसरे के साथ बैठ के इन्होंने सीटों को फाइनलाइज किया। तो जनता की जहां तक बात है, जनता इस बार जो चुनाव हुआ, इस चुनाव को लेके जनता पूरी तरह से क्लियर अपने माइंड को करते हुए आज जनता पोलिंग करने के लिए आई। और जहां तक बात है हमारी पोलिंग को जो हम स्लो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पोलिंग थोड़ी सी स्लो रही है, ऐसा नहीं है, ये अभी 7 बजे तक फाइनलाइज हो जाएगा। तो हमें जो पोलिंग का जो आंकड़े पिछले बार के जो रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के उससे ज्यादा ही रहेंगे। बिल्कुल। मलिक साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पीडीपी को आप लोगों ने अलग किया या फिर साथ लेकर के आप नहीं चले, ठीक है, जो भी आपकी पॉलिसी है अलायंस की, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि जो सियासी पंडित हैं उनका कहना है कि अगर एनसी, कांग्रेस, पीडीपी या फिर हमनवा जमात को साथ लेकर के चलती तो अवाम का एक जो थिंकिंग लेवल है, उसका जो आइडियोलॉजिकल थॉट है, वो कम से कम क्लियर होता और बेहतर तरीके से अलायंस को ज़्यादा वोट पड़ते, शायद इसका खमियाजा भुगतना पड़े अलायंस को। मलिक साहब, हम ये नहीं समझते, क्योंकि ग्राउंड रिसर्च जब हुई तो पीडीपी के लोगों की पीडीपी के अगेंस्ट काफी नाराजगियां थी, जो 2014 में उन्होंने बीजेपी जैसी आइडियोलॉजी को यहाँ पनपने दिया और उनको लाने का एक मौका दिया। तो उन्होंने हुकूमत बनाई, फिर जो तबाही हमारी स्टार्ट हुई, तो उसके जो हमने रिसर्च की तो हमने देखा कि लोग काफी नाराज हैं। वो गठबंधन जो हुआ तो उससे तो काफी हमने सोच विचार करके, फारूक साहब ने, उमर साहब ने, तो हमें लगा कि अगर पीडीपी को हम कंटिन्यू करें शायद हमारा भी नुकसान ज्यादा हो। और दूसरी बात, जो पीएचडी पहले बनी तो उसमें हमें पहले ही दिखाई दे दिया कि जहां जहां इनको मैंडेट दिया काफी जगह ये हार गए।
तो काफी जगह लोगों की काफी ज्यादा नाराजगी इनके खिलाफ। और दूसरी बात जो इन्होंने फिर स्टार्ट किया, ये कैंपेन करना, हमारे खिलाफ करना, हमारे ऊपर ताने कसना, हमारे ऊपर लीडरों के ऊपर लांछन लगाना, तो अटैक करना, तो उससे क्या हुआ कि गैप्स बढ़ गई। तो गैप्स बढ़ने की वजह से उमर साहब और फारूक साहब को मजबूर होना पड़ा। जो पार्टी के बड़े लीडर हैं उन्होंने मजबूर किया उन दोनों को कि नहीं, अब इनके साथ अलायंस नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इनसे ऑलरेडी नाराज है। उस नाराजगी में हमारा नुकसान होगा, क्योंकि अब छोटे छोटे स्टेजों पर जाना है, बड़े स्टेजों पर नहीं जाना है, गाँव में जाना है, वहां बताना है लोगों को। वो हमें पूछेंगे कि आपने उस अलायंस को, उस पीडीपी को मौका क्यों दिया, अलायंस जिस पीडीपी ने यहाँ तूफान लाकर खड़ा कर दिया, जिन पीडीपी वालों ने अलायंस करके बीजेपी के साथ यहाँ की हालत बिगाड़ दी, यहाँ का 370-35 से स्टेट हुड गया उसकी वजह से, तो हमें जवाब देना मुश्किल पड़ जाता। तो इसीलिए हमने फिर डिसीजन लिया कि हम पीडीपी के साथ नहीं रहेंगे, तो हमने अलायंस उनके साथ नहीं की। ठीक है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं पीडीपी एनसी पे भी खास तौर पे ये जुमले बहुत ज़्यादा कसे जाते हैं कि ये लोग सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, कहीं ना कहीं उस सोच, उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और ये कोई और नहीं बीजेपी या हमनवा जमात कहती है। और साथ में मैं ये भी समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि जैसे आपने जेल से छुड़ाने की बात की, या फिर पाकिस्तान से बातचीत की, वकालत की, इस तरह की जो बातें हैं उसको एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जाता है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है, अवाम की भी वही राय है और उसका वोट में असर देखने को मिलेगा, खासतौर पे जम्मू रीजन में अलायंस को? नहीं, ये देखो, आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। बीजेपी तो हर किसी को टारगेट करती है, वो अगर कोई बात बड़ी करे तो उसको पाकिस्तानी कह देती है। तो उन्होंने राहुल गांधी जी को भी टेररिस्ट कहा, तो उनकी बातों में न आकर हम अपनी बारे में बात करेंगे। तो जो आपने कहा कि जो सॉफ्ट हम है, सॉफ्ट टुवर्ड्स हुर्रियत या सॉफ्ट टुवर्ड्स बाकी चीजों, इसका मतलब है जो हमें वोट डालेंगे आप उनको टेररिस्ट या उनको सॉफ्टली पाकिस्तानी कहते हो। तो मैं ये समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे बीजेपी की जानिब से इस तरह की बयानबाजी हुई है कि लगातार कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एज अ पार्टी मत देखिए, वो भी सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, कहीं ना कहीं उस सोच, उस विचारधारा से हैं। इस तरह के इल्जामात लगे हैं आपके ऊपर। इसीलिए यहाँ के लोग तैयार हैं, जम्मू कश्मीर के लोग तैयार हैं, इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई। मैंने पहले ही बताया, इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि अपने आप को अब हिंदुस्तान मानने लगे। हिंदुस्तान में बीजेपी एक छोटी पार्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बीजेपी एक पार्टी, ये अब कॉन्स्टिट्यूशन भी बनना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी खुद ही बनना चाहते हैं, पार्लियामेंट भी खुद ही बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान भी खुद ही बनना चाहते हैं। और आपको खुद पता है गांधी जी को मारने वाले ये थे, तो ये अपने आप को दूध से धुला हुआ मत समझे। तो इनका सबको पता है आरएसएस की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है। ये मुल्क को बर्बाद करने पर चले हुए हैं, ये मुल्क को डिवाइड करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के लोग कभी नहीं करने देंगे इनको गलतफहमी। और ये जो हमें कह रहे हैं, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने अपने 10,000 वर्कर जो शहीद हुए हमारे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के आगे जिन्होंने लड़ा, तो जिन्होंने यहाँ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी जिंदगी रखी, जिन्होंने बताया इनको डेमोक्रेसी पर यकीन हमारा है, तो 10,000 वर्कर हमारे शहीद हो गए। और हमसे ये बोलते हैं कि हम सेपरेटिस्ट हैं। मुझे ये बता दीजिए, इनका कोई एक आदमी इंडिया में जो हमने आजादी ली 47, एक आदमी इनका शहीद हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये लक्षण लगाने वाले लोग हैं, ये इनसे आदिल साहब, ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है लगातार कि बीजेपी 2019 के बाद लगातार जिस तरीके के लोगों को जम्मू कश्मीर में लोगों को जो झेलनी पड़ी, देखनी पड़ी, वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराज़गी है, क्या भला होता, क्या बेहतर होता कि बीजेपी लोगों को के एतमाद को बेहतर करने की, एतमाद में लाने की कोशिश करती, उससे बेहतर उन पे सख्ती, पाबंदियाँ और जो इल्ज़ामात के तहत आ रहे हैं कि लोगों की बेरोज़गारी बढ़ा दी या फिर नशे में झोंक दिया। टेररिज्म की लोग बात करते हैं, लेकिन असल में टेररिज्म के पसे पुश्त ये लोग हैं, यही वजह से पुलवामा हुआ, इस तरह की चीज़ें। तो अवाम को आप लोगों ने एतमाद में लेने की कितनी कोशिश की और कितना उसका असर दिखेगा रिजल्ट पे? देखिए, जहां तक बात है हमारे अवाम की, अवाम पहले ही
अपना मतदान एमपी की इलेक्शन में अपने आप को ये साबित कर चुकी है कि मतदान जनता चाहती क्या है और जनता किसकी सरकार जो है वो देखना चाहती है। जनता ने पहले से ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बना के साबित कर दिया कि जनता यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर को, सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को जो है वो चलाए। और भारत को चलाने में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे हमारे राज्य के मंत्री हों, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है और जिस तरीके से जनता के अंदर, बिल्कुल है, मुल्क के अंदर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात अलग हैं आदिल साहब। जम्मू कश्मीर के हालात अलग हैं, पॉपुलेशन वाइज। बिल्कुल, माफी के साथ बीच में रोकना आपको। जम्मू कश्मीर की जो बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है इस बार बड़े दिलचस्प चुनाव है और इनको ये लग रहा है कि हमारा इंडिया गठबंधन जो है वो कामयाब होगा। हम लोग मिलके जो चुनाव लड़ रहे हैं, मिलने से हमें जनता जो है हमें नाकारेगी नहीं, हमें स्वीकार करेगी। तो इसका फैसला जो है वो कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से आप लोगों ने एलजी का पावर बढ़ा दिया, अभी आपने स्टेटहुड दिया नहीं है, वादा किया है। 370 को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, वो तो एक मुद्दा ही बना हुआ है, लेकिन स्टेटहुड आपने नहीं दिया है, एलजी का पावर आपने बढ़ाया है और भी कुछ नई चीज़ें कानून के दायरे में आती हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, अगर मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी हुकूमत नहीं आती है तो ये जो मौजूदा हुकूमत होगी किसी भी पार्टी की, उसे आप लोग तो फिर चलने नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर है कि पावर आपके पास रहेगा। नहीं, देखें, यहाँ जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है, यहाँ पे हुकूमत यूं ही 8 तारीख के बाद यहाँ पे हुकूमत बनती है। तो एलजी साहब की जो पावर्स की बात आप कर रहे हैं, एलजी साहब यहाँ पे अपनी पावर्स के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह यहाँ गवर्नर का शासन होगा और गवर्नर यहाँ पे चलेंगे आगे। और जहां तक बात है हमारी सरकार की, तो जो भी सरकार यहाँ पे बनेगी उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बने, क्योंकि जनता ये चाहती है, जनता की मांग है। और जहां तक बात है अन्य दलों की, अगर ये लोग मिलकर सरकार बनाते हैं तो इनको भी गवर्नर साहब के साथ ही आगे का रास्ता जो है वो अपना तय करना है। तो इसलिए एलजी साहब की जहां तक बात है, एलजी साहब अपना काम फिलहाल कर रहे हैं, 8 तारीख तक वो अपना काम करेंगे। उसके आगे 8 तारीख के बाद नतीजे यूं ही आते हैं, हमें तो देखने को मिलेंगे। उसके आगे का स्टेटहुड का क्या होगा आदिल साहब? किसका स्टेटहुड का क्या होगा जिसका वादा किया आप लोगों ने? स्टेटहुड जो है वो हमारे हमारी है। तो स्टेटहुड के लिए हमारे ऑलरेडी अभी हाल ही में मोदी साहब ने भी कहा, उसके पहले अमित शाह जी ने भी कहा, जेपी नड्डा साहब ने भी कहा, हमारे राजनाथ जी ने भी कहा, सभी हमारे जो केंद्र के जितने भी हमारे बड़े नेता हैं सभी ने कहा कि स्टेटहुड जो है हमारी, यूं ही 8 तारीख को नतीजे आते हैं, उसके कुछ ही दिनों में हम स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर में रिस्टोर करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक तोहफे के तौर पे 8 तारीख के बाद स्टेटहुड जो है वो वापस मिलेगी विद रिस्टोरेशन। बिल्कुल। मलिक साहब, बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरी पार्टियां जिन्होंने स्टेटहुड को मुद्दा बनाया है या मैनिफेस्टो में शामिल किया है, वो दे ही नहीं सकते, सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटहुड बहाल करेगी, फौरन ये नारे तकबीर लगाना शुरू कर देंगे, देखो हमने तुम्हें दिलवा दिया, और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ये कौन सी बात है कि नारे तकबीर करेंगे? तो ये तो गलत बात है ना जो बीजेपी का। मैंने बताया कि इनके प्राय के खिलाफ लड़ाई, आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई, ये सिर्फ मुसलमानों तबाह करने और मुसलमान के कगार पर हमें खड़ा करना चाहते हैं, ये दबाव करना चाहते हैं, ये हमें परेशान करना चाहते हैं। जैसे हमारा विकास इन्होंने अपनी हमारी पगड़ी जो इन्होंने, तो ऐसी बातें डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पार्टी को शोभा नहीं करने देती। तो हाँ, सेलिब्रेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मगर मुझे नहीं लगता इनकी नीयत है अभी जल्दी देने की, क्योंकि इनकी नीयत अगर होती ये पहले ही ऐलान कर देते। और ये रोज ये कहना, जब हम ये मालिक बने हुए हैं जो पूरे इंडिया के, इनको फिर मैं कह देता हूं कि आप पार्टी हो, आप मुल्क नहीं हो। मुल्क में आप जैसी पार्टियां आती जाती रही। कांग्रेस, बीजेपी ने जो नए तरीके अपनाए हैं जम्मू कश्मीर में, देखिए हकीकत का सामना करते हैं हम लोग, चाहे वो एलजी की पावर की हमारी बात हो रही थी या स्टेटहुड अभी रिस्टोर नहीं करने की बात हो रही थी, जो तरीके अपनाए हैं उस हिसाब से आवाम से जो आप लोगों ने वादे कर रखे हैं, वो वादे कैसे पूरे कर पाएंगे? मैं कानून के दायरे में समझने की कोशिश करूंगा, जो हकायक है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। आप लोग कैसे पूरे करेंगे? जाहिर सी बात है, आवाम के वादे पूरे नहीं होंगे तो आपको जिता के भी फायदा क्या, आपकी हुकूमत आके भी फायदा क्या? सुनिए,
हमने वादे किए हैं कि जो 1 लाख नौकरियां यहाँ वो खोल देंगे, ओपन कर देंगे। हमने वादा किया है कि सिलेंडर की रेट कम कर देंगे और फ्री सिलेंडर EWS को दे देंगे। हमने वादा किया है कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर को सुधारने की। हमने वादे किए हैं कि जो जवान यहाँ है उनको नौकरियां, डिफरेंट नौकरियां फराहम करने की। ये बात सही है कि एक आइडियोलॉजी आ गई है जो नहीं चाहती। एक सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, एलजी उन्होंने यहाँ लगा दिया है, जो शासन यहाँ का चल रहा है, जो डिक्टेटर बना हुआ है, ये नहीं चाहते कि लोगों को ये चीजें मिले, जो नहीं चाहते कि लोगों की आसाइश यहाँ हो, जो नहीं चाहते कि यहाँ ड्रग एडिक्शन खत्म हो, जो नहीं चाहते कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म, जो नहीं चाहते कि एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर ग्रोवर यहाँ फूले फले, जो नहीं चाहते कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो यहाँ फूले फले, जो नहीं चाहते कि दरबार मुंह को फिर ऑन किया जाए, जो नहीं चाहते कि टोल प्लाजे आधे खत्म किए जाए, जो नहीं चाहते कि यहाँ के बच्चों की, यहाँ के मिनरल्स की रखवाली की जाए, जो नहीं चाहते कि यहाँ के अवाम खुशहाल रहें, जो नहीं चाहते कि यहाँ हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, जो नहीं चाहते कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, वो चाहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर को तबाही के कगार पर लाकर छोड़ दिया जाए, मगर हम करने नहीं देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि टफ रहेंगे 5 साल, मगर हमें करना है, क्योंकि हमें इनके खिलाफ जो आइडियोलॉजी उनके खिलाफ लड़ता रहना है। अगर हम लड़ाई छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? ठीक है, अगर ये लोग नहीं चाहते हैं, एनसी अलायंस ये चाहती है, थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल मान लेते हैं इस चीज़ को कि ऐसा आप चाहते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो क्या असेंबली में ऐसे क्लॉज लेकर के आएंगे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अवाम की जो तहजीब व सकाफ़त है, विरासत है, जायदाद है, उसकी हिफाजत की जा सके, लोगों के मसाइल हल हो सके? क्या असेंबली में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी अगर आप कामयाब हुए तो? डेफिनेटली हमने वादा किया है, रेजोल्यूशन लाएंगे 370 पर। हमें अगर कोर्ट में भी जाना पड़े वहां जाएंगे, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे डेमोक्रेटिकली। अगर हमें कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी करना पड़े दिल्ली में बैठकर करेंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं करेंगे। हम जो भी इन्होंने किया है उसके अगेंस्ट पॉलिसी, उसके अगेंस्ट हम जो भी हो सके हमसे असेंबली में वो करेंगे, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मैंने बताया, जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो नीयत नहीं है इनको जम्मू कश्मीर के लोगों को फूले फले लोग यहाँ आराम से रहे, पीसफुली रहे, प्रोग्रेस करें, ये नहीं चाहते हैं। मगर हमने लोगों को एतमाद दिया, इस लड़ाई को हमें डेमोक्रेटिकली लड़ना है। उन्होंने हमें वोट दिया, जब हम हुकूमत बनाएंगे तब उस आइडियोलॉजी और उस पॉलिसी के खिलाफ यहां से भी और पार्लियामेंट से भी लड़ा जाएगा और इंशाअल्लाह जीता जाएगा, क्योंकि हम लोगों के साथ हैं, हम डिक्टेटरशिप के साथ नहीं है। ठीक है, डिक्टेटरशिप आप लोगों के साथ हैं और लोग जीतते हैं। आप लोगों के साथ हैं, लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के मसाइल हल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको सेंटर के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? नहीं, सेंटर की मैंने बताया ना, ये आइडियोलॉजी जो है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो नहीं चाहती, इनके साथ टकराव करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम टकराव इनके साथ नहीं करेंगे तब हमें चीजें मिलेंगी। अगर इनके साथ हम, अगर आप चाहते हो कि ये साथ हमारा दे, वो कभी नहीं हो सकता। ये हमारा साथ नहीं देंगे, ये हमें साथ नहीं चलाएंगे, क्योंकि इनका मकसद, सिर्फ मुद्दा और मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करना या मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम को बिल्कुल भिखारी बनाना, इनको अनएम्प्लॉयड रखना। इनकी ये जो खाने हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या पानी है या जंगलात है, जो बाकी चीजें हैं, इनकी वो तबाह करना, ये यही चाहते हैं, ये हमें तबाह करना चाहते हैं। मगर इसीलिए वोट हमें दे रहे हैं लोग कि इस तबाही को बचाया जाए, क्योंकि 10 साल ने जो लोगों ने तबाही देखी है, जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हमें लोगों ने वोट दिया है, एतमाद दिया है, ताकि इनके खिलाफ आप पार्लियामेंट और इसमें असेंबली में लड़ो, चाहे आपको कहीं भी जाना पड़े। जैसे आपने सोनू वांगचुक की बात पहले, कहां से वो बेचारे पैदल चले गए और वहां से गिरफ्तार भी हो गए। इनकी आइडियोलॉजी हर किसी आदमी के खिलाफ है। इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ उन लोगों के साथ है जो यहाँ व्यापारी है, जो बड़े व्यापारी, जो इनको चंदा देते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में आपने देख लिया, जो मोदी, अदानी और अंबानी की दोस्ती आपने देख ली। तो ये इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि हर इलेक्शन रिग भी किया जा सकता है और पैसे भी दिए जा सकते हैं लोगों को, ताकि वो वोट डालें। इन्होंने वो भी करके दिखाया कि 5 करोड़ वो वोट जो लास्ट इलेक्शन में ज्यादा आ गए, उनका जवाब भी नहीं अभी मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वो भी पिटिशन है कि जहां से ईवीएम इतनी मशीनें गायब हो गई जिसका कोई अंदाजा नहीं है, वो भी अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जो ये कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी को तबाह करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल सवाल भी है और यकीनन इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना भी चाहिए।
बहुत ज़्यादा कहा यह जा रहा है, देखिए सियासी तज्जियाकारों का यह मानना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट लाइन से शायद कांग्रेस के साथ है, अलायंस के साथ है, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बीजेपी के साथ जाएगी। देखिए किसी एक एक्सपर्ट का नहीं कह रहे, कईयों का मैंने सुना उनको कहते हुए सीधा सीधा डिबेट में कि लास्ट में एनसी बीजेपी के साथ चली जाएगी। तो लोगों में शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं इस हवाले से। अगर ये शक शुबा है, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी और इनकी आइडियोलॉजी मिलती जुलती, अगर आप ये बोलते हो क्या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी 370 वापस देंगे, क्या 35 वापस दे सकते हैं, वो क्या जो बाकी चीजें हमने मांगी दे सकते हैं? तो यही डिफरेंस खड़ी है, क्योंकि वो नहीं देंगे, वो हुकूमत में है, ये कोई अलग नहीं है। वो अगर अपोजिशन में होते, बोलते अलायंस करते तो लोगों को कुछ, हम लोगों को क्या बताएं? आज लोग तो बीजेपी यहाँ प्रॉक्सी नहीं उठाती, फिर बीजेपी यहाँ इंडिपेंडेंस नहीं उठाती, बीजेपी सिर्फ फारूक साहब और उमर साहब पर हमला नहीं करती, वो एनसी के आइडियोलॉजी पर हमला नहीं करती। तो इसलिए ये कहने की बातें हैं, ये बीजेपी वाले खुद ही आपा डालते हैं। बीजेपी की ताकत ही नहीं रहेगी वो किसी के साथ अलायंस, वो ताकत ही नहीं रहेगी इनमें कि वो किसी के साथ अलायंस कर पाए। उनके पास उतना जनदार नहीं होगा कि वो किसी के साथ अलायंस करें। उनको अगर यहाँ प्रॉक्सी 2, 4, 5, 6 जीते भी तो फिर भी उनका नंबर 20 से नीचे ही जाएगा, वो कगार में है ही नहीं, क्योंकि लोग रिजेक्ट कर चुके हैं उनको। क्योंकि इसीलिए मोदी जी, जो अमित शाह जी या राजनाथ जी या बाकी लीडरों को कंटिन्यूसली जम्मू रीजन में आना पड़ा। उनको पता कि हमारा जनदार खत्म हो गया है, क्योंकि अब लोग हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान गोली जवान वो ये मंदिर मस्जिद पर वोट डालने वाले नहीं है। तो डेवलपमेंट इनकी उन्होंने देख ली। अवाम इन तमाम चीजों से अवेयर है, ये कहना चाह रहे हैं आप? अगर अवाम इन तमाम चीज़ों से अवेयर है, उन्हें खबर है कि क्या कुछ चल रहा है, इल्ज़ामात और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के बीच में सच्चाइयाँ क्या हैं, उनके मसाइल क्या, उसका हल कौन कर सकता है, तो इसका रिजल्ट वाले दिन हमें पता चल जाएगा कि अवाम क्या सोचती है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर कीमती वक्त के लिए, अपनी बात हम तक पहुँचाने के लिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भानु महाजन ने दावा किया है कि इलेक्शन के बाद एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है। कैसे टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर्स ने अपना मन बना लिया है। इस मौके पर उन्होंने पुरअमन वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और लोगों ने गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को और उनको यहाँ पे लोकतंत्र बहाल करने के लिए आज ये डेमोक्रेसी का महान पर्व जो है यहाँ पे रच रहा है। सभी लोगों में उत्साह है। अपने ही देश में रह के, अपने ही डेमोक्रेटिक नेशन जिसको पूरा विश्व जो है डेमोक्रेसी के लिए जानता है, वहाँ के लोगों को वंचित रखा गया, उनकी अपनी चुनी हुई सरकार से, अपने चुने हुए नुमाइंदों से दूर रखा गया। तो लेकिन आज वो मौका आ गया। लोग बढ़ चढ़कर बहुत खुशी से अपने लोकतंत्र के महान यज्ञ में अपनी वोट रूपी आहूतियाँ डालने जा रहे हैं। हंदवाड़ा से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल माजिद बांदे ने इलेक्शन में चौंकाने वाले नतीजे आने का दावा किया है। हायर सेकेंडरी स्कूल में बने पोलिंग सेंटर्स पर अपना वोट डालने के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रवायती जमातों ने आम लोगों को सिर्फ गुमराह किया है, वोटर्स उनकी हकीकत जान चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि शुमाली कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी और उसके हामी उम्मीदवार जीत रहे हैं। देखिए, अवामी इत्तेहाद पार्टी तकरीबन 44 सीट्स पे इस वक्त लड़ रही है। तो जहाँ तक हमारे मुकाबले की बात है, मुझे लगता है कि मेरा मुकाबला जो है वो भूख से है, गुर्बत से है, परेशानी से है, कुंभा परवरी से है। तो इन्हीं के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मैदान में है। तो यहाँ पर जो रिवायती सियासी पार्टियाँ आज तक रही है, तो उन्होंने जो यहाँ पर ग्राउंड पे जो काम नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ का लोगों का जो गम गुस्सा यहाँ का है, तो वो देखने के काबिल है। और आज जब आप देखते हैं कि लोग जोक दर जोक निकल रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनके खिलाफ एक रिजेंटमेंट भी है। तो आवाम की फाइट किससे है, किसे वो नुमाइंदा चुनेंगे, इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कैसे टीवी। आदाब।